हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे हमारे प्यारे रसगुल्लों के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर निबंध लिखने का तरीका बता दीजिए। बहुत दिनों से ये कमेंट्स रेगुलर आ रहे हैं और हमने आपको कहा भी था कि भाई हम लाएंगे एक वीडियो जिसमें आपको बताएंगे बच्चों कि निबंध कैसे लिखा जाता है। भाई निबंध लिखना तो हर कोई जानता है, सभी कहीं ना कहीं भाई इधर उधर जैसा भी हो बना बनाकर छाप ही देते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम देखें निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरह से लिखना चाहिए ताकि आपके पूरे नंबर मिल जाएं। और वैसे भी बबुआ ये जो टॉपिक होता है निबंध वाला छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये पूरे 9 नंबर का पूछा जाता है। 1-2 नंबर की भाई कीमत बहुत ज्यादा है, बात तो यहाँ 9 नंबर की है। तो 9 नंबर हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। आप अगर सोचते हो कि भाई कुछ भी लिख दो कॉपी भर दो मिलेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। एक सही तरीका होता है लिखने का, ठीक है, वही आज हम आपको बताएंगे। और एक निबंध आज आपको हम समझाएंगे भैया, और इस पर आधारित आप ये मान के चलना बच्चों कि 4 से 5 ऐसे वाले निबंध लिखना सीख जाओगे जो 100 में 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है। और हम आज जो निबंध देखेंगे वो भी आज के समय में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूं समझ लें कि हाईलाइटेड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आज जिस टॉपिक को हम देखेंगे बच्चों उस समस्या से पूरा देश ही जूझ रहा है। और इसीलिए जो देश में चल रहा होता है, जो चीजें चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा पेपर में दिखाई पड़ता है। तो आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी, कारण और निवारण। कि बेरोजगारी का भैया मतलब मेन टॉपिक तो यही है कि इसका कारण और निवारण। बाकी चीजें भी होती हैं जो अपने को लिखनी होती हैं। और जैसे भी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो उस पर भी लाएंगे, क्योंकि चांसेस फुल है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि महाकुंभ भाई हमको मालूम है कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होता है। तो 12 साल के बाद इतने बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, तो उससे भी रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा बेरोजगारी। अब देखिए बेरोजगारी पर अगर हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले निबंध में सबसे जरूरी क्या होता है, हमने बताया कि भाई ये आपका 9 नंबर का टॉपिक है। निबंध में सबसे जरूरी होता है हेडिंग्स। क्या होती है? हेडिंग्स, यानी जो भी हेडलाइंस होती है आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हो, क्या कुछ डालते हो, वही सबसे जरूरी। क्योंकि अगर वो आप सीख गए ना बच्चों तो पूरा निबंध एकदम चुटकियों में हो जाएगा। देखिए जैसे बेरोजगारी है, कोई भी निबंध हो आपको पहली हेडिंग प्रस्तावना की बनाना है, याद रखना हर एक निबंध के लिए। अब जैसे हमने बोला ना, चाहे बेरोजगारी आ जाए, चाहे महंगाई आ जाए, चाहे आतंकवाद आ जाए, चाहे देखिए अब एक बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, क्या कहते हैं आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। मतलब ये कुछ मिलते जुलते जो टॉपिक हैं, सारे टॉपिक एक जैसे होते हैं। तो इन सब में ही नहीं और भी आपके होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग बबुआ प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में समझ लेते हैं लिखते क्या है। प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है कि एक्चुअल में हम जिस भी टॉपिक के बारे में निबंध लिख रहे हैं, मतलब वो क्या हमारा भाई देश से उसका क्या संबंध है, अर्थात उसके कारण देश में क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो भैया हम लिखेंगे प्रस्तावना में कि बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। इसमें ना केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता आती है, भूखमरी आती है और मानसिक अशांति फैलती है। तो दूसरी तरफ युवाओं में क्या होता है, आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो भैया प्रस्तावना में मतलब ऐसी लाइन लिखना चाहिए कि जो पेपर भाई जो आपकी कॉपी चेक करेंगे ना उनके दिल को लग जाए। प्रस्तावना में वो लिखा जाता है। तो प्रस्तावना में कोई भी चीज आप लिखोगे, जिसे आतंकवाद हेडिंग बना लिया मान लेते हैं आपने, तो आप लिखोगे उसमें भी यही कि भैया आतंकवाद आज के समय में किसी भी देश के लिए क्या है, एक दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर देश को खाए जा रहा है। और इसमें क्या है कि मासूम जो हो गए, बूढ़े हो गए, नौजवान हो गए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, हर कोई क्या है इसकी जाल में फंसा हुआ है। बोले तो कहीं ना कहीं जब वो घर से निकलते हैं
तो डरे होते हैं कि भाई आज हम जिंदा घर वापस लौट कर आएंगे कि नहीं। तो मतलब अपने से बना जल, अपने से बनाकर। तो समझ में आया बबुआ कि प्रस्तावना में वो चीजें लिखते हैं कि इस टॉपिक का देश के साथ क्या संबंध है। अब उसके बाद भैया बेरोजगारी का अर्थ, कोई भी निबंध हो, अभी जो हमने चर्चा किया कि बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, महंगाई हो, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है, अगर लिखते हैं आएगा, फिक्स है भाई। 4 से 5 इन निबंध में 100% है कि आएगा बबुआ, कोई दो राय नहीं है। 4 से 5 टॉपिक होता है, एक ही करना होता है। तो सबका भाई आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे अर्थ। तो अर्थ क्या है, जैसे महंगाई पे आ गया महंगाई का अर्थ, बेरोजगारी का आ गया बेरोजगारी का अर्थ, आतंकवाद आ गया आतंकवाद का अर्थ, ठीक है, भ्रष्टाचार आ गया भ्रष्टाचार का अर्थ। तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, पर्यावरण पर भी लिखते हैं तो पर्यावरण का अर्थ तो लिखना होगा। प्रस्तावना के बाद उसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए कि बेरोजगारी का अर्थ क्या, ज्यादा नहीं लिखना। तो भैया बेरोजगारी होती क्या है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, योग्य हो, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसको कहीं काम ना मिल जाए, मतलब काम ना मिले, है ना, काम ना मिले, अर्थात वो एकदम बेकार पड़ा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है, और उस आदमी को क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। तो भैया यहां पर वही चीज कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार बबुआ उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अपन, बेरोजगार कहेंगे। क्योंकि बेरोजगार की श्रेणी में वही आता है जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, जो कुछ जानता। पता चले पागल और दिवालिया है, कोई बीमार आदमी है, ठीक है, एकदम अनपढ़ गंवार है, तो वो तो बेरोजगार रहेगा ही ना भाई, जाहिर सी बात है, जो क्योंकि वो काम करने के योग्य है ही नहीं। अब पता चले कि भाई कोई पागल व दिवालिया है, तो कैसे बेरोजगारी में नहीं रख सकते ना। क्यों भाई, बेरोजगारी तभी होगी ना कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप उसके बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब बबुआ माना जाएगा कि आप बेरोजगार हैं। जैसे भी बता दिया कि भाई कोई क्या है, बीमार इंसान पड़ गया है, तो बीमार है तो वो वैसे भी काम करने के योग्य नहीं, भले उसके दिमाग हो, लेकिन वो अभी बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा उसको। भाई कोई अनपढ़ गंवार है, तो उसने तो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है, तो क्या वो फिर आप क्या समझते हो कि वो बहुत बड़ी जॉब ले लेगा? हाँ, वो बात अलग है कि इससे हो जाए, ठीक है ना, याद रखना। तो बउआ ऐसी हेडिंग बनाएंगे आप, ठीक है, समझ गए भैया। प्रस्तावना, फिर दूसरी बेरोजगारी, परेशान मत रहो, सारे ऐसे 2-3 हम करवा देंगे, बस निपट जाएगा। चलिए, हो गया ना स्क्रीनशॉट। चलिए भैया आगे आते हैं। अब देखिए, अब हम भाई अगली जो हेडिंग बनाएंगे तीसरी, वैसे में देखिए तो तीसरी है, अब इसको मत जोड़िएगा उसमें। तीसरी हेडिंग पर है, पहला प्रस्तावना, फिर दूसरा अर्थ देखा, तीसरी है कि बेरोजगारी के प्रमुख कारण, क्योंकि मेन आपका कारण और निवारण ही है। तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, यानी किस कारण से बेरोजगारी आती है। अब चाहे महंगाई आ जाए तो महंगाई का कारण लिखना, आतंकवाद आ जाए तो आतंकवाद का कारण क्या है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप भ्रष्टाचार आ जाए, भ्रष्टाचार का कारण लिखिएगा, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का कारण, सब हेडिंग कारण वाला। तीसरा, ठीक है। तो भैया कारण में सबसे पहले बबुआ जनसंख्या में वृद्धि। अब इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है, क्योंकि आज अगर भारत की आबादी देखे बबुआ तो 140 करोड़ से भी ज्यादा कहीं ना कहीं हो गई है। अगर 140 करोड़ की आबादी वाला देश है तो किसको कितना रोजगार मिलेगा, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर समझ सकते हैं कि सही सबसे पहला जो कारण है वो जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, ये बात एकदम 100% सही है, ठीक। इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, और जबकि व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कम हो रही है। जाहिर सी बात है भाई, कोई वैकेंसी निकलती आपने देखा होगा, अगर सीट आ रही है 10,000, फॉर्म पड़ रहे हैं 10 लाख, तो किसको कितना मिलेगा। अब उसमें चाहे जितना योग्य व शिक्षित हो, कहीं ना कहीं भैया धोखा हो ही जाता है। अभी यही आबादी अगर कम होती, कंपटीशन उतना हाई ना होता। तो बेरोजगारी का पहला कारण जनसंख्या में वृद्धि, आप ठीक है। अब दूसरा कारण कुटीर उद्योग में गिरावट। देखिए पहले के टाइम पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब खत्म होते जा रहे हैं। अब कुटीर उद्योग में क्या होते हैं, छोटे मोटे
काम से लेकर कुछ बड़े लेवल तक के काम भी आते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, भेड़ वगैरह पालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये कुटीर उद्योग में, और छोटे मोटे काम हो गया कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात भैया, जो इन पर ही निर्भर थे उनका रोजगार तो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो यही कर सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि भाई वो और कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जिस काम में माहिर हैं उस काम को छोड़कर किसी और काम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके लिए दिक्कत होगी। तो कुटीर उद्योग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जिसके कारण रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि कारण निवारण प्रस्तावना उपसंहार लिखते चले जाओ तो वैसे भी इतना लंबा हो जाता है, बट हम एकदम सरल तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान देना भैया। अगला है मौसमी व्यवस्था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए बच्चों, भारत, हम जानते हैं कि भारत क्या है, खेती के लिए जाना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ पे क्या है, अधिकांश आबादी, अधिकांश बोले तो हम यूं कह सकते हैं 70 से 80% के करीब आबादी तो भैया खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। भले ही आप कोई गांव में चले जाओ, किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, क्या है, कैसे है, कितना बड़ा भैया आदमी हो जाए, लेकिन क्या है, खेती बाड़ी तो कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं उसको छोड़ दे रहा है। तो 80% के अराउंड में अगर हम देखें तो आज भी भारत में खेती पर निर्भर लोग हैं। लेकिन अगर बात कर ले भैया, जो खेती होती है वो भी तो सीजनल है, क्योंकि जैसे ही कोई खेती हुई, अब फसलों को तैयार होने में मतलब वक्त लगता है, 3 से 4 महीने टाइम लग जाए, लेकिन 3 से 4 महीने में तो केवल उसका पालन पोषण करना है, लालन पालन करना है, देखभाल करना है। तो इन 3 महीने तो आदमी 4 महीने तो बेरोजगार बैठा है। फिर जब फसल आएगी बेचेगा, फिर अगली खेती होगी, फिर 3 से 4 महीने। तो भैया इसमें है क्या, तो समय समय पर ही उसको रोजगार मिल पा रहा है, यानी बीच बीच में तो गैप हो रहा है। तो इस ये कारण हो जाता है, ठीक। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर होती है भैया। लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण, क्योंकि भाई मौसम है, सीजनल है, अभी बताया ना कि भाई सीजन खेती होती है, तो ये मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करती है। इसलिए बेरोजगारी क्या है बच्चों, तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि एक निश्चित समय के लिए, जैसे हमने अभी बताया कि भाई 3 महीने तो आदमी खाली बैठा है, बेकार बैठा है, और उसके बाद उसको पता चले फसल तैयार हुई, बेच रहा है, और मौसमी घटना पता चले मौसम का मार हो गया, तब भी वो फसल बर्बाद, तो भाई जो लगाया है उसमें भी डूब जाएगा। तो इससे आदमी बेरोजगार ही तो रहा। आज के टाइम पे देख लो, गांव देहात में जिनके पास 4 से 5 बीघा खेत है, वो भी बाहर जा जाकर दिल्ली मुंबई जाकर कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं मिल पा रहा है, खेती का पैसा उसी में लगा रहे हैं। तो ये बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना, तो ये भी एक कारण हो जाता है, ठीक है। हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला देखते हैं अब बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। देखिए बेरोजगारी तो जड़ से कभी खत्म हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, कभी संभव नहीं है, क्योंकि आबादी कम होने का नाम लेगी नहीं, ठीक है। हम दो हमारे दो, वो वाला नारा अलग बात थी। आज के टाइम पे भी बहुत सारे भाई ऐसे अब भी अनपढ़ गंवार लोग पड़े हैं कि हम दो हमारे होने दो, नहीं मानते हैं, कहते नहीं जितने बच्चे होंगे उतना कमाएंगे, इसलिए बच्चों पर पाबंदी रखो ही ना, जितना हो सके उतना पैदा करो। ऐसे भी लोग आज के टाइम पे जी रहे हैं। तो यहां पे बेरोजगारी को दूर करने के या हम कम करने के उपाय कह सकते हैं। पूरी तरह से दूर तो कभी किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कम हो सकता है। तो भैया उनमें उपाय में सबसे पहला तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अब कारण जब सबसे बड़ा यही है तो सबसे बड़ा निवारण भी यही है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अगर पाया जा सकता है तो बेरोजगारी से काफी हद तक क्या है, निजात पाया जा सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है भाई, अभी बताया कि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है, अर्थात जनसंख्या पर जब नियंत्रण होगा, भाई हम दो हमारे दो, इस पर अमल करना होगा। अब पता चला हम दो हमारे होने दो तो कुछ नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार
अभी बोला ना कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर लिया जाए तो बेरोजगारी काफी हद तक कम हो सकती है। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सारे पढ़े लिखे हैं सर, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा एजुकेशन है, घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं तो भैया कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी गलत है, वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। देखिए जिंदगी का मेन मकसद पढ़ाई करना, तो भैया इसका मतलब ये नहीं है सरकारी नौकरी ही करना। पढ़ाई का मेन मकसद ये नहीं होता बच्चों की सरकारी नौकरी ही किया जाए। हम हमेशा से बोलते हैं कि भैया कामयाब नहीं काबिल बनो, काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। ठीक है भाई, एक अगर आप पढ़े लिखे हो ना, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ बेरोजगार रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर हुनर है। ठीक है, और भाई जिसके अंदर हुनर होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया जीतने की क्षमता रखता है। वो बात अलग है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब में तो भाई आप एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद से अगर आत्मनिर्भर होते हैं, एक भाई आप अपने हिसाब से कोई स्टार्ट करते हैं, कोई सेटअप करते हैं, तो आप तो राजा बनकर काम करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि भैया, लेकिन अगर एजुकेटेड रहेंगे तो इतना याद रखना कहीं भी रहेंगे भूखे नहीं मरेंगे। बहुत सारे आपके क्या है रोजगार के अवसर हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। तो भैया शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है। तो पहली चीज तो ये कि जो भी पढ़ा लिखा रहेगा आय और व्यय सोचेगा कि भाई मैं कितना कमा रहा हूं, मेरा कितना खर्चा हो रहा है, उस पर डिसीजन लेगा। और बाकी तो अनपढ़ गंवार जो बेवड़े लोग हैं वो 400 कमा के आएंगे, शाम को 250 का पौवा मार के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर जाएंगे। ठीक है, तो उनका कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, ना उनका कोई वर्तमान है, ठीक है, ना उनका कोई भविष्य है। उनसे बस मतलब है कि जिंदगी चल रही है तो चलने दो। लेकिन पढ़े लिखे लोग आय और व्यय के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। ठीक है, इससे क्या है वो भली भांति परिचित होते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है ना भैया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, एक कर लीजिए, है ना, बेसब्री है आने की। चलिए अगला अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला है भैया कि राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर भाई राष्ट्र के निर्माण संबंधी जो भी काम हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा भाई वर्कर की जरूरत होगी। अब ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो भैया उनको एक रोजगार का भी अवसर मिल रहा है, यानी बेरोजगारी कम हो रही। अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है ना, तो यूं समझना इस महाकुंभ में कम से कम की बात कर लेना तो 5 से 10 लाख के बीच में लोगों को अवसर मिल रहा है, मतलब रोजगार तो मिल रहा है। अब कहेंगे इतना ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि 5 से 10 करोड़ लोग जब आते हैं यहाँ पर तो छोटा मोटा यहाँ पे ये कोई नंबर्स नहीं है। चारों तरफ जहां देखो ये पुल बन रहा है, वो बन रहा है, यहाँ ब्रिज बन रहा है, यहाँ फ्लाईओवर, वहाँ फ्लाईओवर, यहाँ मेले में काम लगा है, यहाँ सड़क का काम लगा है, यहाँ गटर का काम, तो भाई रोजगार ही तो चल रहा है ना सबको। अब 2-2, 3-3 महीने पहले से, 3-3, 4-4 महीने पहले से ही छोड़ो, 1-1 साल से तैयारी चल रही है, तो रोजगार तो मिल रहा है भले ही कुछ टाइम के लिए। तो वही है, देश के में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक क्या हो सकती है भैया, कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि रोजगार मिल जाएगा। अब लास्ट आपकी हेडिंग होगी उपसंहार, सभी में आपकी अंतिम हेडिंग तो उपसंहार ही हो। कंक्लूजन में होता क्या, उपसंहार में पूरे का, यानी जो भी आप लिख रहे हैं जिस टॉपिक के, पूरा का पूरा निचोड़ लास्ट में रख देते हैं। ठीक, पूरा निचोड़ दीजिए। इसमें क्या है कि देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सका है। अतः बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक क्या है, दूर हो सकती है। मतलब समझ गए ना कि भैया अगर इससे लड़ना है तो भैया सरकार के साथ साथ हम सबको भी एक साथ मिलकर काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आवाज उठानी होगी, तब जाकर के इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो ये रहा बच्चों बेरोजगारी पर एक बहुत ही प्यारा सा निबंध, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो आपने देख लिया ना कि कितना आसान है। ऐसे बच्चों 3 से 4 हम निबंध करवा देंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है रसगुल्लों,
याद रखना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।